Hello guys, welcome to my channel Educational Hub. Today we are going to study chapter 1 of class 6th geography, that is the earth in the solar system. तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग होती है हमारे चैप्टर की नाइट स्काई के ऑब्जर्वेशन से। यानी कि हमारा चैप्टर हमसे कहता है कि हम नाइट स्काई को ऑब्ज़र्व करें और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में सोचें। ठीक है, अब देखिए ये नाइट स्काई की एक इमेज है और इसमें सबसे पहले हमें मून दिखाई दे रहा है। तो जब आप मून को देखते हैं, क्या मून आपको फ्लिकर करता हुआ नज़र आता है? फ्लिकर करना मतलब टिमटिमाना। मून आपको कंटिन्यूअसली ग्लो करता हुआ नज़र आता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो हमारा मून हो गया। दूसरा, ये जो छोटे छोटे स्टार्स आपको दिखते हैं, ये आपको थोड़े टिमटिमाते हुए दिखते होंगे, थोड़े फ्लिकर करते हुए दिखते होंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है वो हमें दिखते हैं ये स्टार्स। ठीक, अब यहाँ पर तो देखिए क्लाउड्स वगैरह भी दिख रहे हैं, पर ये तो मॉर्निंग स्काई में भी दिखते हैं। फ़र्क क्या हुआ? तो हमें वो चीज़ें देखनी है जो हमें सिर्फ नाइट स्काई में नज़र आती हैं, जैसे कि मून हो गया और स्टार्स हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में देखने के लिए कहता है। और अगर आप कुछ दिनों तक लगातार नाइट स्काई को ऑब्ज़र्व करें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मून जो है वो डेली एक शेप में नहीं रहता। कभी वो फुल सर्कुलर होगा, कभी क्रीसेंट शेप का होगा, तो कभी होगा ही नहीं, है ना। तो जब मून अपने फुल सर्कुलर शेप में होता है और ये रात महीने में सिर्फ एक बार आती है, तो उसे हम फुल मून नाइट कहते हैं, या फिर हिंदी में पूर्णिमा। इस दिन मून फुल सर्कुलर शेप में होता है और इसके 15 दिन बाद मून हमें दिखता ही नहीं है। उसे हम न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या। ठीक, ये तो हो गए हमारे नाइट स्काई का ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सब क्या है? मून हो गया, स्टार्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं क्या? जितनी भी चीज़ हमें आसमान में दिखती है, सन, मून या फिर वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं नाइट स्काई में, वो सब होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब आपने एक चीज़ सोचा कि मून हमें दिन में क्यों नहीं नज़र आता, सिर्फ रात में ही क्यों दिखता है? देखिए, दिन में क्या होता है कि सन की रोशनी इतनी ब्राइट होती है, सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि इसी वजह से हमें मून जैसे ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देते हैं। सन की बहुत ब्राइट लाइट के कारण हमें मून सुबह नहीं दिखाई देता। ठीक, तो ये तो हो गई सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात और मून के थोड़ा थोड़ा शेप की बात। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा एक टर्म आता है वो आता है स्टार्स का, कि स्टार्स क्या होते हैं। देखिए, स्टार्स भी एक फॉर्म ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही हॉट होते हैं। ठीक है, ये गैसेस से मिलकर बने होते हैं। इनके पास इनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। यही इसका मेन पॉइंट है कि इनके पास इनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, जिसे ये एमिट करते हैं इन लार्ज अमाउंट। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। और हमारा सन भी एक फॉर्म ऑफ स्टार है। आप देखिए, सन के पास भी उसकी खुद की हीट एंड लाइट है ना, तो सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। अब बहुत सारे स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं नाइट स्काई में, लेकिन हम क्या सबकी हीट और लाइट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है हमारी अर्थ से, इसी वजह से हमें उनकी हीट और लाइट उतनी फील नहीं होती जितनी सन की होती है। सन हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, इसके बाद बात करी गई है कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? आपने नाइट स्काई में ऑब्ज़र्व करा होगा कि काफ़ी सारे स्टार्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं। तो जब भी स्टार्स ग्रुपिंग में कोई पैटर्न या फिर कोई शेप बनाते हैं तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है कॉन्स्टेलेशन के, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर कॉन्स्टेलेशन, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन, ये सारे कॉन्स्टेलेशन है। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की ये देखिए एक इमेज है, इट इज़ अ स्पून लाइक कॉन्स्टेलेशन, है ना। ये देखिए यहाँ पर 7 स्टार्स हैं और ये एक स्पून की तरीके दिख रहे हैं। वैसे ही ये देखिए, अब एक और स्टार, एक स्पेशल स्टार की बारी आती है, वो होता है पोल स्टार। अगर आप सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को देखें तो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का जो पॉइंटर स्टार होगा, यानी कि आगे के जो 2 स्टार होंगे उनसे अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में देखें तो वो जिस स्टार को पॉइंट करेगा वही होगा पोल स्टार। ठीक, पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही निकलता है। इसकी पोजीशन आप डेली देखेंगे, डेली सेम ही रहेगी। इसको हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। अब हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ में किसकी बात कर ली?
स्टार्स की बात कर ली जिसमें हमारा सन इंक्लूडेड हो गया। मून की बात हमने थोड़ी बहुत की कि मून अपना शेप चेंज करता है। उसके बाद अब बारी आती है प्लैनेट्स की कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। देखिए प्लैनेट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिनके पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ये स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, ठीक। और प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है जिसका मतलब होता है वैंडरर्स, यानी कि ऐसी वस्तु जो भटक रही है। आपने सुना होगा कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो यानी कि प्लैनेट मूवमेंट कर रहा है, सन के चारों तरफ भटक रहा है। दैट्स वाई देखिए उसको प्लैनेटाई वर्ड से लिया गया है जिसका ग्रीक में मतलब होता है वैंडरर्स। अब आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है और अर्थ ही इकलौता अभी तक हमें पता है इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास वो सारी सूटेबल कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अर्थ को अपनी सारी हीट और लाइट सन से मिलती है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। और अब बारी आती है मून की। मून क्या है? हमने सबसे पहले स्टार्स के बारे में बात करी, कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात करी, हमने प्लैनेट्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे मून के बारे में कि मून क्या है। मून देखिए मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? तो देखिए सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा हम उसे सैटेलाइट बोलते हैं। और अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, एक ही मून है, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स के बारे में तो हमने थोड़ा थोड़ा बात कर ली है। अब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर। अब हमारा सन 8 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ जिन्हें हम एस्ट्रॉयड या मीटेरॉयड कहते हैं, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं और इस सोलर फैमिली का हेड होता है सन। सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखिए आपके जो नेक्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, इसमें आपको दिया हुआ है कि कौन सा प्लैनेट कितने टाइम में अपना रोटेशन और रिवोल्यूशन कवर करता है और साथ ही साथ उनकी डिस्टेंस लिखी हुई है। देखिए जैसे कि 108 मिलियन किलोमीटर वीनस दूर है और अर्थ से सन 150 किलोमीटर दूर है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन हर एक प्लैनेट का दिया हुआ है, साथ ही साथ उनका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड दिया हुआ है। इसके अलावा जो एक चीज़ दी हुई है इसमें वो है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन के काफ़ी क्लोज हैं और इनका जो सरफेस है वो रॉक से बना होता है, यानी कि जो इनका सरफेस होता है वो सॉलिड होता है, ठीक। अब इनके अलावा बाकी बचे हुए जितने भी प्लैनेट हैं, डैट इज़ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये इन सबको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो गैसेस या फिर लिक्विड से बना होता है, यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड नहीं होता है। अब ये आप कैसे याद करेंगे? देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जहाँ पर ढेर सारे एस्ट्रॉइड होते हैं और उस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट से जितने भी प्लैनेट्स पहले होंगे वो सब इनर प्लैनेट कहलाएंगे और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जितने भी प्लैनेट होंगे वो सब आउटर प्लैनेट कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए सोलर सिस्टम की एक इमेज है। इसमें देखिए आपको लर्न भी करना है प्लैनेट का एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में प्लैनेट सन के अराउंड हैं उस ऑर्डर में आपको प्लैनेट याद होने चाहिए। जैसे सबसे कम डिस्टेंस है मर्क्यूरी का, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, तो आपको याद करना है। अब इसे याद करने का एक तरीका जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है ये, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। M stands for Mercury, यहाँ पर V stands for Venus, E stands for Earth, here M stands for Mars, J stands for Jupiter, S stands for Saturn, U stands for Uranus and N stands for Neptune। तो ये हमने बात करी सोलर सिस्टम की। अब सोलर सिस्टम में हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करेंगे। सोलर सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो और कुछ नहीं बल्कि सन, प्लैनेट्स में स्पेसिफिक हमारा अर्थ, देन मून, एस्टेरॉइड, ये सारी चीज़ें सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोलर फैमिली के हेड के बारे में बात करें, यानी कि सन क्या है? सन सेंटर है सोलर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे हैं।
ये काफ़ी बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है। सन ही है वो जो एक पुलिंग फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है प्लैनेट को, जिसके कारण सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर सन ना हो तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स बाइंड नहीं रहेंगे। सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का, और ये हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर्स दूर है। सन हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसी वजह से हम इसकी हीट को फील कर पाते हैं। और क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा हॉट है तो इतनी ज़्यादा हीट हम क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि सन भले ही हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है पर है तो वो अर्थ से 150 किलोमीटर्स अवे ना, इसी वजह से सन की सारी हीट को हम फील नहीं करते हैं। उसका कुछ फ्रैक्शन ही हमारी अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सन से रिलेटेड एक फैक्ट दिया हुआ है। सोल वर्ड जिसे रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड कहते हैं, और सोलर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि सन से रिलेटेड हो। तो इसी वजह से हमने सन की फैमिली का नाम रखा सोलर सिस्टम। तो ये तो हो गई पहले एलिमेंट की बात, यानी कि सन की, जो कि हेड है सोलर सिस्टम का। अब हम बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि प्लैनेट्स। अब आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, हमने पहले इनका ऑर्डर भी पढ़ा। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका डिस्टेंस वाइज ऑर्डर आप लर्न कर लेंगे। और ये 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं बल्कि इलोंगेटेड है, कुछ इस तरीके से है ना, यानी कि काइंड ऑफ इलिप्टिकल आप कह सकते हैं। और ये फिक्स्ड पाथ है, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और हर एक प्लैनेट का अपना अलग एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से इसे सबसे कम टाइम लगता है सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, डैट इज़ ओनली 88 डेज। उसके बाद जो वीनस है उसे हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस और अर्थ का साइज़ और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसी वजह से हम इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। पहले हमारी सोलर फैमिली में एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, पर 2006 में प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर कर लिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसीज़न लिया कि अब प्लूटो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि सीरीज़ 2003, UB 313 इनकी तरह ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करा जाएगा। तो अब हम प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक, ये देखिए एक सन की इमेज है, और आपको दिख रहा होगा, वैसे तो ये AI जनरेटेड इमेज है, पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हॉट है, इससे कितनी ज़्यादा हीट और लाइट निकल रही है ना। इसके बाद अब प्लैनेट्स में जो स्पेसिफिक प्लैनेट है अर्थ, हम उसकी बात करते हैं। देखिए अर्थ जो है वो सन का थर्ड सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और 5th सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। 3rd नियरेस्ट टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका जो शेप है उसे हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड शेप कैसा होता है? देखिए जियोइड शेप जो होता है वो दिखता सर्कुलर है, पर ये पोल साइड से यानी कि ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है, और बीच का एरिया इसका थोड़ा सा बीच के एरिया में बल्ज होता है। तो हमने अर्थ के शेप को नाम दे दिया जियोइड शेप। ठीक, ये देखिए अर्थ की इमेज कितनी प्यारी लगती है ना ये स्पेस से। इट इज़ अवर प्लैनेट। अब देखिए जितनी भी कंडीशन चाहिए होती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ पर ही पाई जाती हैं। इसी वजह से लाइफ भी सिर्फ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अर्थ पे वाटर है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। बहुत सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि लाइफ सपोर्टिंग गैस मानी जाती है, ये हमारे प्लैनेट पे अवेलेबल है, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट हमारा अर्थ कहा जाता है। अब अगर आप अर्थ की फ़ोटो देखें तो आउटर स्पेस से अर्थ आपको ज़्यादातर पोर्शन अर्थ का ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 ऑफ द एरिया वो पानी से कवर है। अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से कवर है, इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो अब हमने फर्स्ट एलिमेंट सन की बात करी, देन हमने सेकंड एलिमेंट प्लैनेट की बात करी, जिसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। अब अर्थ के बाद हम बात करेंगे मून की।
मून हमारा थर्ड एलिमेंट होगा हमारी सोलर सिस्टम का। मून मतलब सैटेलाइट, ठीक। पर क्योंकि मून जो है, हम अपनी अर्थ के मून के बारे में स्पेसिफिक यहाँ पर बात करेंगे। तो मून देखिए अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है। मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक। ये काफ़ी बड़ा दिखता है हमें स्काई में। अगर आप पूर्णिमा वाले दिन देखें तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के काफ़ी पास है इन कंपैरिजन टू दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़। मून की डिस्टेंस हमारी अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर्स अवे है। और मून, अब जितनी भी सैटेलाइट हैं वो सारी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वैसे ही जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून को 27 डेज़ लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, और इसे एग्जैक्टली इतने ही दिन लगते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है अपने ही एक्सिस पर रोटेट होने के लिए। इसी वजह से मून का सिर्फ एक ही साइड धरती से विजिबल होता है, एक ही साइड हम अर्थ से देख सकते हैं और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है। अब मून के पास कंडीशंस नहीं हैं जो लाइफ को सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको एक्सट्रीम लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े, प्लेन एरियाज़ फिर आ गया तुरंत, डिप्रेशंस आ गए, जिसके कारण जो उसका लैंडफॉर्म है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। ये देखिए, अब लैंडफॉर्म अगर ऐसा है, माउंटेन्स वगैरह हैं, तो जब लाइट उन पर पड़ती है तो उन माउंटेन की शेडो भी फॉर्म होती है। तो जब उन माउंटेन की शेडो फॉर्म होती है तो आपको दिखता है, ये देखिए, ये डार्क स्पॉट जिसे हम कहते हैं चांद पे दाग है, एक्चुअली चांद पे कोई दाग नहीं है, ये शैडो हैं उन्हीं माउंटेन की शैडोज़, जिसके कारण इतना एरिया हमें डार्क दिखता है, ठीक। तो हमने बात करी अपने मून के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पर अपना पहला कदम रखा था ऑन 20 जुलाई 1969। ये तो हो गई मून के फैक्ट की बात। अब हम ज़रा कर लें सनलाइट के फैक्ट की बात। तो देखिए, लाइट ट्रैवल करती है, हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, और सोचिए इतनी तेज़ स्पीड है, उसके बावजूद सन की लाइट को अबाउट 8 मिनट्स लगता है अर्थ तक पहुंचने में। सन की लाइट को अबाउट 8 मिनट्स लगता है अर्थ तक पहुंचने में। अब यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स थे, जैसे कि जिसमें बताया गया था कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। तो आपने कभी सोचा कि ये ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से लिया गया होगा? तो देखिए, ज्योग्राफी में 2 वर्ड आते हैं, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी को हमने डेराइव करा है ग्राफिया वर्ड से। ग्राफिया का मतलब होता है टू राइट या फिर डिस्क्राइब करना, यानी कि अर्थ के बारे में जब कोई डिस्क्रिप्शन होता है तो हम उसे ज्योग्राफी कहते हैं, और इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ज्योग्राफी के अलावा जो और वर्ड्स जोड़ के बनाए गए हैं जियो से, उसका क्या मतलब होता है? जैसे जूलॉजी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ की स्टडी करने को हम जूलॉजी बोलते हैं। ज्योमेट्री, मीज़रमेंट, अर्थ का जब हम मीज़रमेंट करते हैं तो उसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। जियोइड, अर्थ के शेप को हम जियोइड बोलते हैं। अब मून की बात हमने कर ली, अब हम करेंगे एस्टेरॉइड्स की बात। देखिए, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी रॉक बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं। इन्हीं बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और एक मिनट, ज़रा हम अपने सोलर सिस्टम वाले, जी एक सेकंड, नीचे भी शायद मैंने एक फिगर लगाया होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, आप क्लोजली देख पाएंगे एस्टेरॉइड बेल्ट को। ये देखिए, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट लाया करती है, और ये देखिए छोटे छोटे टाइनी रॉकी बॉडीज़ हैं। ऐसा माना जाता है कि साइंटिस्ट का ये व्यू है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये असल में पहले कोई बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हुआ करते थे जो एक्सप्लोड हो गए, जो वॉयलेंटली जब एक्सप्लोड हुए तो इनका जो टाइनी रॉकी पार्टिकल था वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और अब ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये हो गई एस्टेरॉइड्स की बात। अब आखिरी बात जो आती है, आखिरी टॉपिक जो है हमारा, वो है मीटेरॉइड्स का। देखिए, मीटेरॉइड्स भी होते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीसेस रॉक के, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है,
एस्टेरॉइड्स तो देखिए ये एक अपने बेल्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं सोलर सिस्टम में, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये मीटेरॉइड्स अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मीटियोर जैसे 3 शब्द होते हैं, पहला मीटियोर, दूसरा मीटेरॉइड और तीसरा मीटेरॉइड्स। एक में डी है, एक में टी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मीटेरॉइड्स की। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? मीटेरॉइड्स बेसिकली एस्टेरॉइड के ही और टाइनी डेब्रिस होते हैं, एस्टेरॉइड के और टाइनी डेब्रिस होते हैं, या फिर कॉमेट्स जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि कहीं भी हो सकते हैं, है ना, अराउंड द सोलर सिस्टम कहीं भी हो सकते हैं। अब जब ये मीटेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जब ये मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा, अर्थ के पास आ जाएगा और जलना चालू हो जाएगा। हमारा जो मीज़ोस्फेयर वाला एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, अभी हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मीज़ोस्फेयर जो एक लेयर है, वहाँ पर आकर ये जो मीटेरॉइड्स हैं ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ऐसा टूटता हुआ तारा जैसा कोई सीन नज़र आता है, तो असल में कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो यही मीटेरॉइड्स होते हैं जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न हो जाते हैं। तो तब हम इन्हें मीटियोर कहते हैं। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि ये मीटियोर एटमॉस्फेयर में ही कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, पर कभी कभी इनका कुछ पार्ट धरती से आकर टकरा जाता है, लैंड सरफेस से आकर टकरा जाता है, जो टोटली बर्न नहीं हुआ होता। तो इस लैंडेड पार्ट को हम मीटेरॉइड कहते हैं, इस लैंडेड पार्ट को हम मीटेरॉइड कहते हैं, टी वाला, नॉट डी वाला। ठीक, तो ये हुई मीटेरॉइड की बात। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है गैलेक्सी का। गैलेक्सी क्या होती है? देखिए गैलेक्सी जो है वो बिलियन ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम होता है। गैलेक्सी जो है वो बिलियन ऑफ स्टार का एक सिस्टम होता है, जैसा कि आप ये यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, आपको कुछ क्लाउड जैसा भी दिख रहा है, तो ये क्लाउड जैसा क्या है? डस्ट और गैसेस के क्लाउड हैं। इन्हीं के सिस्टम को हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सीज़ जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। एंशियंट इंडिया में मिल्की वे को हम आकाश गंगा कहते थे, मिल्की वे को हम आकाश गंगा कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैलेक्सी का पार्ट। और हमारे यूनिवर्स में ऐसी ना जाने कितनी सारी गैलेक्सीज़ एग्जिस्ट करती हैं और कितने सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। यानी कि यूनिवर्स के फैक्ट जो हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। फ़िलहाल के लिए हमारे चैप्टर में इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।